कि हम आवेदक जो हैं अपीलार्थी शिकायतकर्ता जो गलती कर रहे हैं सूचना आयोग में शिकायत और अपील में, कुछ इस बारे में हमें 2 शब्द बताएं ताकि हम लोगों को उसमें फायदा हो। जी, मोहन पवार जी, अब आप उसको टैप करिए। अब आपका वहाँ पे उँगली से आप उसको टच करिए, जो माइक का सर बटन। हमारे हाँ, हाँ, अभी ठीक हो गया, पहले अभी ठीक हो गया। हाँ जी, जी, जी। देवेंद्र जी, आप सभी साथियों नमस्कार। मैं थोड़ा सा जल्दी जुड़ गया था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपकी बात मैं सुन नहीं पाया, तो एक बार रिपीट कर देंगे नित्यानंद जी या? जी, आज जैसे सर हमारा जो कार्यक्रम है शिकायत और अपील के विषय पर है। शिकायत और अपील में चूंकि हमें सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना मिलने के लिए बना है, लेकिन मणिपुर के डिसीजन आने के बाद शिकायत और अपील में थोड़े से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो सर आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि आयोग का दृष्टिकोण इसमें क्या है? जब आपके पास कोई शिकायत आता है और कोई शिकायतकर्ता उसमें जानकारी भी चाहता है, या आप उसमें कोई निर्णय लेते हैं, जांच करते हैं, तो उसका प्रक्रिया क्या होता था? किस तरीके से आप उसमें गलतियां देखते थे, या उसमें कुछ अच्छी बातें थी जो हमारे सामने आनी चाहिए, लोगों को सीखने का मौका मिले? ये जानना चाहेंगे सर आपसे। जी, जी। देखिए, अपने पास जो एक्ट में प्रावधान है, 2 प्रावधान है कि जो आवेदक है वो 2 सुविधाओं का लाभ ले सकता है, या तो वो शिकायत कर सकता है या अपील कर सकता है। ये दोनों उनके विवेक पर निर्णय निर्धारित होता है कि कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको अपील में ही जाना चाहिए या आपको शिकायत ही करना चाहिए। तो जब शिकायत करते हैं तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, आवेदक को खासकर, कि यदि आपको जानकारी चाहिए, दस्तावेज चाहिए, तो शिकायत मत कीजिए। शिकायत करने पर दस्तावेज नहीं दी जा सकती है, बहुत सारे बातें अभी तक आई है। और आपको क्रियान्वयन के लिए आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 5-6 बिंदु उसमें हैं, जिसमें आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया हो, या उत्तर नहीं दे रहा हो, या फीस के बारे में लिखा हो। तो अपील और जो शिकायत है उसके अंतर को समझते हुए हमको इन दोनों धाराओं का उपयोग करना चाहिए। जानकारी चाहिए तो आपको अपील करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि भाई आप अपील नहीं कर सकते, उसमें शिकायत ही करना पड़ता है। जैसे आपने आवेदन लगाया, वहां कोई जन सूचना अधिकारी ही नहीं है, तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहिए सर। तो जैसे आपने आवेदन लगाया, वहां कोई जन सूचना अधिकारी नहीं है या सहायक जन सूचना अधिकारी नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में अपील तो कर नहीं सकते। अपील तब करते हैं जब हमको कोई आदेश मिलता है, उस आदेश के खिलाफ या जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको शिकायत में ही जाना चाहिए। लेने से इनकार कर दिया, ये भी शिकायत का आधार होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो आवेदक होते हैं वो शिकायत में लिखते हैं कि हमको जानकारी दी जाए, ये दी जाए, तो ऐसे आवेदन लगाने से आवेदकों को बचना चाहिए। ये मेरा आग्रह है आप सब लोगों को कि आप उसमें क्लियर कट देख लीजिए, आप कार्रवाई चाहते हैं कि जानकारी चाहते हैं। यदि कार्रवाई चाहते हैं तो धारा 18 का उपयोग कीजिए, उसका लाभ लीजिए, और यदि आपको जानकारी चाहिए तो प्रथम अपील, द्वितीय अपील, ये इसका उपयोग करना चाहिए। जी देवेंद्र जी। देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सर मैं इसमें एक चीज जो आपके सामने बात को लाना चाहूंगा, मैं ये लाना चाहूंगा कि जो बिंदुएं जितनी भी 18(1) में बिंदु दिए हुए हैं कि जिन जिन बिंदुओं पर शिकायत आवेदक कर सकता है, जी जी, उन मामलों पे अगर वो शिकायत कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये दंड के लिए एक प्रावधान बन के रह गया है कि मतलब अगर ये जांच में उचित पाया जाता है कि वो नियम विरुद्ध था, तो सिर्फ ये दंड के ही योग्य होगा मामला, सेक्शन 18 का उपयोग? मैं इसमें जवाब देना चाहता हूँ, केवल दंड की बात नहीं है सर प्लीज, जैसे हमारे गेस्ट हैं तो गेस्ट को पहले हम अपना ले लें। और आपका जो है सर, आपका 11:30 बजे से रहेगा ठक्कर जी, आपको गांधी जी के समक्ष रखना है सुथाल जी, और आपका रहेगा सुथाल जी मामला लेके आएंगे और आप उसमें पीआईओ रहेंगे, और आपका आयोग गांधी जी करेंगे मूट कोर्ट में। ओके, ठीक है। तो सर वही मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, शिकायत का जो ये मामला है, सिर्फ सेक्शन 18 जो है पूरी की पूरी एक तरीके से सिर्फ शिकायत और दंड के लिए ही है? हाँ, शिकायत में आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, दस्तावेज की मांग नहीं कर सकते, ये स्पष्ट लिखा है। तो सर अगर तो कोई कोई शिकायत करता सिर्फ शिकायत के लिए जाए तो सूचना के अधिकार का क्या औचित्य रह जाएगा? कार्रवाई होगी उस पर,
दंड तो मिलेगा उसको। उस पर सूचना तो नहीं मिलेगी सर। हाँ, सूचना शिकायत करनी चाहिए। कई बार ये होता है, कई जगह ये निर्णय आया है, कई बार ये मामला भी उठा है कि ऐसे डिफेक्टिव जो आवेदन है जिसमें सूचना के अधिकार में धारा 18 का आवेदन लगाया है, उसमें जानकारी मांगी जा रही है, तो ऐसे आवेदन को कई बार रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानकारी के लिए आवेदन लगाए हैं, शिकायत किए हैं और जानकारी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे मामले में कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ जगह ऐसे भी हुए हैं कि भाई आपका आवेदन ही गलत है इसलिए खारिज कर दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए अपने को इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि शिकायत में अपने को जानकारी चाहिए तो अपील का लाभ लेना चाहिए, अपील धारा 19 का अपने को उपयोग करना चाहिए। और केवल चाहते हैं कि भैया देवेंद्र जी, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आवेदन लगाया, वहां जन सूचना अधिकारी नहीं है, तो इसमें तो अपील नहीं हो सकती, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, तो आप ऐसे में आयोग को शिकायत कर लीजिए। कोई लेने से इनकार कर दिया है तो आप इसमें अपील का ग्राउंड नहीं बनेगा, लेने से इनकार किया मैंने, आपने तो आवेदन दिया ही नहीं है, तो ये शिकायत का आधार बन सकता है और शिकायत इसमें की जानी चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि अगर पीआईओ अपॉइंट ही नहीं हुआ है, एपीआईओ अपॉइंट ही नहीं हुआ है, ऐसे स्थिति में जो आवेदक को नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान है? हाँ, क्या क्षतिपूर्ति वगैरह इस स्थिति में, वो जिम्मेदार, इस स्थिति में जो आवेदक वंचित रहा चाहिए। है जानकारी से, उसको कोई क्षतिपूर्ति का भी आधार दिया हुआ है शिकायत में? नहीं, क्षतिपूर्ति का आधार तो इसमें दिया, हाँ, क्षतिपूर्ति तो आयोग दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो ये जो क्षतिपूर्ति है किस धारा के अधीन मिलेगी सर? क्षतिपूर्ति तो ये धारा है ना, क्षतिपूर्ति और जो पेनाल्टी का जो प्रोविजन है उसमें इनको दिया जा सकता है, क्योंकि आप अपॉइंट ही नहीं किया गया जन सूचना अधिकारी। तो हम सर वो सेक्शन 19 में प्रोविजन है, हम सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं। 18 डजंट हैव एनी प्रोविजन फॉर पेनाल्टी, सॉरी, सेक्शन 18 डजंट हैव एनी प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। जी, धारा 18 में क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं भाई, क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है धारा 18 में, नहीं, ठीक है, वो अपन कंपनसेशन इसमें नहीं दे सकते, लेकिन उस पर कार्रवाई तो की जा सकती है ना। 1960 में 1908 में कंपनसेशन है, 1908 1908 में है तो कंपनसेशन का प्रावधान। नहीं सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी सर, जी विनोद जी, कृपया जो एडमिट हो रहे हैं साथी, उनको कृपया एडमिट भी करते जाएं आप। मुझे स्क्रीन में बार बार जो एडमिट के लिए आ रहा है, मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। विनोद जी, जी सर, कर रहा हूँ साथ के साथ। जी, थोड़ा सा एडमिट को ध्यान रखें, और जो म्यूट कर रहे हैं जो साथी, उनको भी अनम्यूट रखें, सॉरी म्यूट रखें। सर आपको सुनना चाहेंगे सर वापस, पवार जी। जी, आवेदन लगाया है और राशि, अनुचित राशि की मांग कर दी है, तो अनुचित राशि की मांग की है, इसके आधार पर भी इनकी शिकायत की जा सकती है। और शिकायत और अपील दोनों को थोड़ा सा अलग अलग अपने को देखना चाहिए। जानकारी चाहिए तो अपने को अपील करना चाहिए, और केवल कार्रवाई चाहते हैं तो धारा 18 के अंतर्गत शिकायत लगाना चाहिए, शिकायत का आवेदन देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, और एक्ट में ऐसे ही प्रोविजन। सर क्या दोनों चीज नहीं लगाई जा सकती अलग अलग से, शिकायत भी और अपील भी? विनोद जी, कुछ साथियों, सर एक सवाल जो है साथी का कि शिकायत और अपील क्या एक साथ की जा सकती है? नहीं, मेरे मतानुसार नहीं की जा सकती, क्योंकि आप
आप एक जो रेमेडी आपको दोनों में से किसी एक छत्तीसगढ़ सूचना आयोग तो दोनों प्रकरण साथ में लेता है और साथ नहीं, में दोनों को सुनता भी दोनों है। सुनता है, लेकिन एक को विड्रॉ करना पड़ेगा ना, उसी प्रकरण में शिकायत करेंगे, उसी में अपील करेंगे। तो हम तो हमारे पास जो प्रकरण आते हैं उसमें ये पूछा गया था कि भी आप शिकायत में कार्रवाई चाहते हैं कि अपील में जानकारी चाहते हैं, तो वो दोनों में से एक को विड्रॉ करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पवन गोयल छत्तीसगढ़ से। जी सर, शिकायत में हम दंड दिलाना चाहते हैं और अपील में सूचना पाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है किसी को भी? नहीं, तो आप दोनों धाराओं का उपयोग एक साथ कैसे कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग। बिल्कुल एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग उसकी अपील अलग डालेंगे और शिकायत अलग डालेंगे। हमने शिकायत अलग भेजा है अभी और अपील अलग भेजेंगे। बिल्कुल। अच्छा, नहीं सर, मेरा कहना है कि शिकायत आयोग के समक्ष जाती है, अपील जो है वो पहले प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाती है। तो 18(1) और 19(1) अलग अलग जगह पर होते हैं, वो दोनों चीजें आयोग में नहीं होती। आयोग में फिर 19(1) के बाद 19(3) में जाता है मामला। सेकंड अपील ही आएगी आयोग में। कल हमने 10 अपील भेजा है और 10 शिकायत भेजा है। अच्छा, नहीं, मेरा कहना है देखिए, अपील जब करते हैं तो आप आयोग में अपील कब करेंगे? सर आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा देख लीजिए एक बार। सर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो ऐसा ही होगा, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी बराबर। जी, अपील में ऐसा है कि आप पहले सीधा आयोग में तो अपील कर नहीं पाएंगे। आप सबसे पहले आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड अपील होती है। और शिकायत में अच्छा, आपको सीधा शिकायत आयोग को कर सकते हैं। दूसरी बात, शिकायत में शुल्क जमा नहीं करना होता और शिकायत में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में आपके पास समय बाधित है, टाइम लिमिटेशन है। तो ये अंतर को हमको समझना चाहिए। देवन जी मेरा छोटा सा सवाल है। या ऑर्डर दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, वो किस नियम के तहत दिया जाता है? क्योंकि जैसे कि अपील की प्रक्रिया में तो 19(8) को आप बोलेंगे कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम आदेश देते हैं, तो सेक्शन 18 शिकायत में किस प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश देंगे? शिकायत में 18(3) में तो ये अधिकार है ना उनको, आयोग को। जी सर, धारा 18(3) में ये अधिकार है ना आयोग को, जो सिविल प्रोसीजर कोड धारा की 1908 के अंतर्गत उनको नोटिस भेजने का, सम्मन भेजने का है, 18(3) में बिल्कुल जांच की प्रक्रिया का आधार है। लेकिन आदेश जो अंतिम अपना विनिश्चय जांच करने के बाद जो अपनी अनुशंसा है, जांच है, वो किस सेक्शन के तहत देंगे और किसे देंगे, उसका उल्लेख कहाँ पर है? क्योंकि हमारे पास पूरे चैप्टर 5 में 19(8) के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जहां पर आयोग कोई निर्णय लेता है। नहीं, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 18 और 19 को एयर टाइट करना कैसे संभव है? ये इसमें लिखा है 18(3) में, आप देखेंगे देवन जी, तो 18(3) का क्या है, समुचित सरकार सूचना आयोग चाहे तो साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी कर सकता है। समुचित सरकार सक्षम अधिकारी चाहे तो सूचना आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रदत्त इन अधिकारों में अधिसूचना के माध्यम से अन्य विषय सम्मिलित कर सकते हैं। तदुपरांत सूचना आयोग को उन अन्य विषयों में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई का अधिकार है। ये सर, ये एक्ट के मूल जो एक्ट है उस पर ऐसा लिखा है कि ये कुछ टिप्पणी है किसी राइटर्स की? टिप्पणी में ही कहा जा रहा है, टिप्पणी में कहा जा रहा है। और एक्ट में तो ऐसा शब्द का उपयोग नहीं किया गया 18(3) में। 18(3) कहता है किन्हीं व्यक्तियों को सम्मन जारी करना, प्रकटीकरण करना, मतलब इसमें तो 18(3) में लिखा है किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, तो ये सिविल की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त है। एक्ट में जैसे आप कह रहे हैं कि एक्ट में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया एक्चुअली सर, जो ये अधिनियम बना है, अधिनियम बनते समय चैप्टर 5 के अंदर ही अपील और शिकायत और उसके दंड का, शास्ति का प्रोविजन दिया गया था। देखिए, तो ऐसी कंडीशन में आज तक
अभी तक जो है 19(8) का उपयोग करके ही शिकायत में सूचना आयोग क्षतिपूर्ति भी दिलाता रहा है, मणिपुर का डिसीजन आने से पहले तक सूचना भी दिलाता रहा है, और उसी के तहत अभी भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं में शिकायत के मामलों पर 19(9) का उपयोग कर अपील का भी प्रावधान सुरक्षित देता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो उपयोग तो 19 के सेक्शंस के सब सेक्शन का कर ही रहा है। इसमें आपको रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लागू करना पड़ेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लागू होता है जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तभी आप डिस्टिंग्विश करेंगे। सर ठक्कर साहब प्लीज हमें थोड़ा सा जानकारी लेनी है सर से, चूंकि सर आयोग से हैं तो उनके पास से हमें बेहतर जानकारी मिल सकती है, उन्होंने कार्य किया है तो हमें उनकी समझ की जरूरत है ताकि हम सीख सकें, तो कृपया उनको सुने। मैं अपने साथियों सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। वो काले सुबह तुम लेटर भेज रहे हो, सुबह ऑफिस कल से चलो सर एक क्वेश्चन है सर। विनोद जी प्लीज आप देखें साथियों को सही वो करें, कोऑर्डिनेट करें ताकि आवाज बराबर आई कार्यक्रम के, और क्योंकि ये YouTube और Facebook में प्रसारित हो रहा है तो इसका आवाज बराबर रहना जरूरी है, तो प्लीज मैनेज करें। आप लोगों के प्रश्न जो हैं आप चैट बॉक्स में डालते रहें ताकि चैट बॉक्स में आपके प्रश्न आते रहने से जो हमारे अन्य साथी हैं वो आपकी मदद करते रहेंगे, आपके सवालों को लेते भी रहेंगे। देवेंद्र जी, एक अंकुर मुथरेजा विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रकरण है LPA 764, उसमें एक निर्णय आया था कि वास्तव में शिकायत की जांच की सुनवाई एक अलग प्रक्रिया है एवं पेनाल्टी अधिरोपित करने की प्रक्रिया बाद में तब चालू होती है जब शिकायत सही पाई जाए, है ना। उसके उपरांत पेनाल्टी का शो कॉज नोटिस जारी होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय एक पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त के संज्ञान में आने के पश्चात उन्होंने शिकायतकर्ताओं को और शिकायत की जांच की सुनवाई में बुलवाना बंद कर दिया था। ये निर्णय हुआ था उसमें। तो इसमें यह कहा गया है कि जब शिकायत सही पाई जाएगी तो शो कॉज नोटिस इशू होगा और उसके आधार पर यह निर्णय हुआ है कि इसमें पेनाल्टी लगाई जा सकती है। ये अंकुर मुथरेजा विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रकरण है, 9/1/2012 का निर्णय। जी सर। सर जैसे कि हमारे सामने 2 धाराएं अगर आप स्क्रीन से देख पा रहे हो जी इसमें स्क्रीन शेयर में अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 19 के अंदर में लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति दिलाना और शिकायतकर्ता को अपील का अधिकार प्रदान करवाना, ये 2 सेक्शन जो है स्पष्ट तौर पे, जैसे मैं पूरा 19(8) इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हर जगह पे शिकायतकर्ता शब्द नहीं आया था, लेकिन 19(8)B और 19(9) में शिकायतकर्ता का शब्द आया हुआ है। अगर ये प्रक्रिया 19(8) की B और 9 अगर अपील का हिस्सा ही है तो वहां पे शिकायतकर्ता शब्द तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अपील में भी आप पेनाल्टी लगा सकते हैं, क्षतिपूर्ति दे सकते हैं और शिकायतकर्ता को भी दे सकते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हम सेक्शन 18 में इसका उपयोग कर सकते हैं आयोग निर्णय में। हाँ देवेंद्र जी, 19(8)B में ये अधिकार दिया है आयोग को कि वो शिकायतकर्ता को भी क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। जी देवेंद्र जी। जी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूं सर से। जी प्रश्न करें सर। सर इसमें सिर्फ शिकायतकर्ता ही क्यों लिखा है, अपीलेंट क्यों नहीं लिखा, अपीलकर्ता क्यों नहीं लिखा? जैसे 20 में दोनों लिखा है, शिकायत और अपील, यहाँ पे सिर्फ अपील ही क्यों लिखा है? 19 ये क्षतिपूर्ति के लिए ही है और 20 जो है वो पेनाल्टी के लिए। पेनल्टी के लिए है, लेकिन पेनल्टी दोनों में लगती है, शिकायत में भी लगती है और अपील में भी लगती है, तो वहां दोनों को और से जोड़ा है। तो यहाँ पे ओनली सिर्फ शब्द जो शिकायत करता है क्यों लिखा, अपील करता क्यों नहीं लिखा? देखिए 19(8)C में लिखा है, 19(8)C में लिखा है कि आयोग को पेनाल्टी के बारे में 19(8)C में लिखा अलग से, उपधारा के खंड में से आयोग को पेनाल्टी अधिरोपित करने का अधिकार दिए गए हैं। पेनाल्टी अधिरोपित करने के प्रावधान धारा 20 में दिए गए हैं, ऐसा टिप्पणी की 19(8)C के बारे में बताया गया है। 19(8)B में लिखा है, जैसे कि देवेंद्र जी ने पढ़ा, लोक प्राधिकारी से
शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या पूरी करने की अपेक्षा करना। तो 19(8) जो बी है उसमें शिकायतकर्ता को अधिकार दिया है, और इसमें 19(8) सी में पेनाल्टी लगाने का, शास्ति लगाने का राइट दिया अधिकार आयोग को। हेलो जी, कुछ पूछ रहे थे सर आपका प्रश्न सुथार जी? हाँ जी, तो मेरा ये प्रश्न था कि ये जो यहाँ पे सिर्फ शिकायतकर्ता क्यों आया है, एक तो ये मेरा प्रश्न है। यहाँ अपीलार्थी शब्द क्यों नहीं आया? हाँ, तो 19(8) का मेरा यही कहना है कि मंशा यही है कि 19(8) ख के अंतर्गत शिकायतकर्ता शब्द दिया है, और 19(8) जो सी है, सी बी में दिया, सी को पढ़ेंगे सी को, तो उसमें लिखा है पेनाल्टी दिया है। तो नहीं, वो पेनल्टी ये अलग होगी कि इसमें जी आपका कहना सही है, इसमें शिकायत नहीं दिया गया है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अपीलार्थी शब्द नहीं दिया गया है। हाँ जी, तो अपीलार्थी नहीं दिया गया है। सही है। तो ये जो 19(8) है सर, ये शिकायत के मामले में भी यही आदेश जो शक्तियां है आयोग को रहेगी, जो 19(8) की जो शक्तियां अपील में है ना, यही शक्तियां सारी की सारी शिकायत के मामले में भी रहेगी जी। तो मणिपुर के सुप्रीम कोर्ट ने, तो मणिपुर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसमें मणिपुर सूचना आयोग ने क्या गलती की थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश को गलत माना, हाई कोर्ट ने गलत माना? नहीं, आदेश में तो यही हुआ था ना कि भाई वो जानकारी के लिए उनको अलग से आवेदन करना चाहिए, जानकारी लेना है तो अलग से आवेदन करना चाहिए। ऐसा सर कहाँ लिखा है कि ये अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे? तो मतलब आप आवेदक बार बार आवेदन नहीं करता रहे? नहीं, आप देखिए ना, स्पष्ट है इसमें, आपको जानकारी चाहिए अपील कर लीजिए, आपको जानकारी चाहिए तो फर्स्ट अपील सेकंड अपील का लाभ लेना चाहिए। नहीं सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, अपील शब्द है ना, वो होता है डिसीजन को अपने पक्ष में करवाना, और शिकायत का अर्थ होता है जैसे मेरे घर के सामने रोड लाइट नगर पालिका को लगानी थी, नगर पालिका ने रोड लाइट हटा दी, तो उसकी मैं शिकायत कराऊंगा, तो क्या नगर पालिका मेरे घर के बाहर लाइट नहीं लगाएगा? जिसको जो कर्तव्य करना था वो कर्तव्य उसने नहीं किया, इसलिए तो मैंने शिकायत की आपको। आयोग में आया क्यों मैं? कि पीआईओ को जो कर्तव्य करने थे वो कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैं आया, तो आप उससे कर्तव्य का पालन नहीं करवाओगे, उसकी ड्यूटी आप नहीं करवाओगे। ऐसी ठीक है, ऐसी आप देखिए, अपन आयोग में लगाते हैं, दस्तावेज की मांग करते हैं, और शिकायत में ऐसा सुनिए तो शिकायतकर्ता यदि कैसी शिकायत करता है तो आयोग ये आदेश दे सकता है कि शिकायतकर्ता के जो जन सूचना अधिकारी को कि आवेदक के आवेदन पर आप कार्रवाई कीजिए, तो कार्रवाई के अंतर्गत दिया जाएगा उनको कि आपने स्ट्रीट लाइट लगाना है, दिया जाएगा। लेकिन आयोग स्ट्रीट लाइट लगाइए ऐसा आदेश नहीं दे पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर। 2019 में मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने एक आदेश पारित किया था, पीआईओ पे दंड लगाया था 15,000 का, और कहा था कि सूचना दे दो। वो कोई और पार्टी थी और कोई व्यक्ति थे, वही सूचना मैंने मांगी राजस्थान से। तो मेरे को 30 दिन में कोई जवाब नहीं दिया, मैं शिकायत में चला गया। तो क्या मुझे वो शिकायत सूचना नहीं मिलेगी? क्या मुझे अपील करनी पड़ेगी? नहीं, आपने क्या शिकायत किया था कि मुझको जानकारी नहीं दी गई? मेरे को 30 दिन में उत्तर नहीं दिया। 18(1)(c) में मैंने शिकायत दर्ज कराई। 18(1)(c) में क्या आयोग मुझे सूचना उपलब्ध नहीं करवाएगा? नहीं, सूचना के लिए नहीं, उनको ये कह सकते हैं कि भाई इनके आवेदन पर आप कार्रवाई कीजिए। अगर ऐसा कह दिया ना सर, अगर ऐसा कह दिया तो मैं भिनमा राजस्थान में एफआईआर दर्ज करवा दूंगा उस आयोग के खिलाफ। वो लोक सेवक है वहां पे, और उसकी ड्यूटी है जांच करना और इसके अधिनियम की पालना करवाना।
वो लोक सेवक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है कि वो जो आयोग है वो लोक सेवक है, और उसको खुद की कर्तव्य ही पता नहीं है आयोग को। अच्छा, खुद की ड्यूटी तो उसको पता होनी चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसको शक्तियां क्या है। सर हमें जो है पवार जी जो है हमारी समझ के लिए जानकारी देने आए हैं यहाँ पर। ऐसा कोई सुनिए ना, नहीं, वो देखिए हम बता लोग रहा जो हूं है उनके उनको। अनुभव का लाभ लेकर हमें सीखना है। अनुभवों का लाभ है सर देवेंद्र जी। मैं इनको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मेरे मित्र ही समझो, मेरे बड़े भाई है जी। मेरे बड़े भाई है। मैं बड़े भाई के हैसियत से इसको बता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब क्या निकला। देखिए सर जी, देवेंद्र जी एक और बात है कि राजस्थान में एक एक्ट भी इनके बना हुआ है 90 पता नहीं कौन सा है, उसमें जो सूचना नहीं देता है उसको लगाया जाता है, उसकी FIR दर्ज होती है। ये पिछली बार आपने उसमें बताया था, तो इनमें एक एक्ट भी है, बाकी और स्टेटों में नहीं है। ये हरियाणा और राजस्थान में ये सुविधा मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे इंडिया में IPC देवेंद्र जी, IPC पूरे इंडिया में है, और RTI की धारा 21 पढ़िए, 21 में सब दिया है जी। ओके। नहीं सुनिए ना, ऐसा है कि आपके यहाँ इसका उपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आज तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है। यदि आप करते हैं मैं भी तो आप अपने अधिकार। एक्चुअल सर क्या है, स्टार्टिंग में 2013 तक ये सारे सूचना आयोग संवैधानिक पद मानते थे जी। ये सारे के सारे संवैधानिक पद मानते थे। तो इसकी मैंने शिकायत की कि भाई आप संवैधानिक पद कैसे हैं, आपका कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में सूचना आयोग का लिखा हुआ है। आप विधिक पद है ये, जो 15 जो RTI की धारा 15(1) के तहत सूचना आयोग का गठन हुआ है। तब फिर इनके बहुत सारी वेबसाइटों से ये हटाया गया संवैधानिक पद संस्था वाला, कि हम संवैधानिक संस्था नहीं है। इसी प्रकार से अभी तक ये मानते हैं कि हम लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते। तो मेरा ये है सर कि मैंने 101 RTI लगाई भी है कि आयोग को जो शिकायत की जो में कौन सी शक्तियां हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं और देता हूं आपको। मान लो कोई लोक प्राधिकरण है, उसने PIO नियुक्त नहीं किया है, तो मैं 18(1)A में शिकायत दर्ज कराऊंगा जी। तो 18(1) में आयोग जांच करेगा। जांच करने के बाद आयोग ने ये माना कि ये तो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है, RTI के दायरे में आता है। अब आयोग PIO नियुक्त करवाएगा। ये कौन से सेक्शन में शक्ति दी है आयोग को? जो PIO नियुक्त करवाएगा शिकायत के आधार पे। 18(1) में मैंने शिकायत की थी, 18(1)A में, और मेरी समस्या थी PIO नियुक्त नहीं है। अच्छा। हाँ। अब मान लिया आयोग ने कि PIO नियुक्त होना चाहिए। अब वो नियुक्ति का शक्ति कहाँ दी है? लोक प्राधिकारी को बताएगा कि भी आप नियुक्त कीजिए, नहीं करते तो वो तो 90 दिन वो शक्ति कौन से सेक्शन में दी है सर? वो शक्ति तो होनी चाहिए उसके पास। रमेश जी, सेक्शन 24 को स्टडी करें तो आपको पावर्स ऑफ द कमीशन, यू विल गेट द पावर ऑफ कमीशन। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 24। आप 19(8) का A का सेकंड पढ़िए। 19(8) का A का सेकंड। 19(8) स्क्रीन में दिखा रहा होगा, स्क्रीन में हमने किया हुआ है इस चीज को। 19(8)A में भी शक्ति है। 19(8)A में आयोग को इंक्लूडिंग शब्द है, तो उसमें आयोग 19(8)A में भी ऑर्डर कर सकता है। आयोग को निम्नलिखित शक्ति है ना? इसमें लिखा है कि लोक प्राधिकरण से उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी शामिल है। सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, विशिष्ट प्रारूप में अनुरोध करना, केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना अधिकारी को नियुक्त करना। तो सर ये 19 का संबंध 19(8) का शिकायत के साथ संबंध है या नहीं है? शिकायत के प्रकरण में 19(8) का संबंध है या नहीं है? है ना, 19(8) का शिकायत का संबंध है ना। तो फिर 19(8)A का सेकंड का प्रयोग कर सकते हो, तो फर्स्ट का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं, 19(8)A में क्या दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे सूचना उपलब्ध कराने का 19(8)A मैं बता देता हूँ।
सुथार जी मैं बता देता हूँ। हाँ जी सर सेक्शन 18(1) ए जहां पर अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, उसके लिए अपील में जो आदेश देने की बातें की जाती हैं सेक्शन 19(8) में, उसके क्लॉज 2 में पीआईओ और एपीआईओ को अपॉइंट करने का पावर मिल रहा है। उसी तरीके से सूचना को जो पहुंच का इंकार हो जाता है, उसकी सूचना दिलाने के लिए सेक्शन 99 में शिकायतकर्ता को अपील का अधिकार प्रदान करवाया जा रहा है। क्षति शिकायत में होने वाली क्षति के लिए 19(8)B में शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है। सेक्शन 18(1)F में जो जानकारियां एक्ट की अनुपालना में जरूरी थी, वो सभी अनुपालना सेक्शन 19(8)A में आदेश में उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी है। जब सारी सुविधाएं हमको सेक्शन 19(8) में आदेश देना है, तो हम सेक्शन 18 और 19 के बीच में ये बात क्यों बोलते हैं कि सेक्शन 18 अलग यूज होगा और 19 अलग यूज होगा? उसमें ये क्यों नहीं बोलते कि शिकायत मामला जो होंगे वो 18(1) और 19(3) में अंतर रहेगा, लेकिन आदेश जो है, आदेश का विनिश्चय जो भी होगा आयोग का, वो सेक्शन 19(8) के अंदर ही होगा, क्योंकि सेक्शन 19(8) के अलावा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर आयोग आदेश दे या निर्णय ले, विनिश्चय दे अपना, और जो विनिश्चय अपना देगा उसमें जो विनिश्चय उसको देने हैं उसका पूरा उल्लेख 19(8) में है। देखा जाना चाहिए, आपका कहना है, ठीक है, ये मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि दोनों को क्लब करके देखा जाना चाहिए, दोनों को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। नहीं, क्लब भले आप शिकायत मामला अलग समझे, अपील मामला अलग समझे, दोनों के हियरिंग का पैटर्न आप अलग समझे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डिसीजन का पैटर्न है वो तो सेक्शन 19(8) ही होगा ना। अगर हमें शिकायत में आपको कोई निर्णय लेना है, विनिश्चय करना है, तो वो विनिश्चय तो आप सेक्शन 19(8) पर ही उसकी रिकमेंडेशंस देंगे, उस पर जो भी आप ऑर्डर शीट बनाते हैं वो तो उसी पर बनाएंगे। जी 18 में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 में ऐसा कहीं उल्लेख ही नहीं है। 18 में सिर्फ जांच करने की बातें दी हुई हैं, लेकिन निर्णय किस आधार पे दिया जाएगा, विनिश्चय किस आधार पे लिया जाएगा, ऐसा कहीं पर नहीं है। हाँ, 18 में केवल जांच का अधिकार है, और जांच के अधिकार के बाद निर्णय लेने का अधिकार तो धारा 19 में ही मिल रहा है। हाँ, तो 19(8) इन में बातों को पर्टिकुलर 19(8) को हम एयर टाइट नहीं कर सकते। इसी तरीके से 19(9) ये बोलता है कि जब कोई शिकायत करता है और वो अपील करने से वंचित रह जाता है उस शिकायत में, इसलिए वंचित रह जाता है कि उसको सुविधा ही नहीं मिल पाई थी, या तो वो आवेदन नहीं कर पाया था, या उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया था, या किसी भी तरीके से कोई इश्यूज रह जाता है, तो 19(9) उसके अधिकार को दिलाने का काम करता है शिकायतकर्ता की। 19(9) तो जो हमको अलग अलग धाराओं का उपयोग अलग अलग करना चाहिए, तो मतलब अंतर जो है वो सिर्फ 18(1) जो शिकायत के पॉइंट्स हैं और जो 19(3) जो अपील के पॉइंट है, इनके बीच में एयर टाइट हो सकता है, लेकिन सेक्शन 18 पूरा और सेक्शन 19 पूरा एयर टाइट नहीं हो सकता। ठीक है, इस मतलब ये आपकी जो सुझाव है या आपत्ति है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अभी तक जो निर्णय हो रहे हैं तो इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए कि ये जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने तो इसमें आप लोगों के सहयोग की सर अपेक्षा है, क्योंकि सेक्शन 20 भी ये बोलता है, सेक्शन 20 भी ये बोलता है कि अपील या शिकायत में किसी एक पर ही अर्थदंड लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्शन 20 में स्पेसिफाइड है एकदम कि कंप्लेंट और अपील दोनों में से किसी एक पर। तो यहाँ पर हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हमारे पास चुनाव करने का जो तरीका है वो दो ही है, हमें कंप्लेंट करना है कि अपील करना है। लेकिन अगर हमें कंप्लेंट इसलिए जाना पड़ रहा है कि हमारे अपील का अधिकार हमें मिला ही नहीं है, क्योंकि अपील तो किसी विनिश्चय पर विरोध के लिए हम जाते हैं, और हमें तो विनिश्चय मिला ही नहीं है। तो जब हमें विनिश्चय मिला ही नहीं है तो हम तो शिकायत ही करेंगे ना सर। और जब शिकायत में कोई प्रार्थी जाएगा, आपके पास कोई शिकायत करता जाएगा, तो उसके राइट्स को भी तो हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सूचना का अधिकार अपने आप में एक राइट लेकर आता है। तो हमें शिकायत पर भी वो सूचनाएं तो देनी ही चाहिए जो सेक्शन 19(8) में मेंशन है। जी।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ देवेंद्र जी। इसमें सहमत इसलिए हूँ कि धारा 18 के अंतर्गत शिकायत इसलिए कर रहा है कि वहां मान लो जन सूचना अधिकारी ही नहीं है, तो आवेदन कहाँ लगाएगा, और जन सूचना अधिकारी नहीं है तो हम उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो उसका अधिकार है तो जानकारी भी दी जानी चाहिए। तो ये जो मुद्दा है, ये इस पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पीआईओ एपीआईओ अपॉइंट भी है, अब उसने 18(1)(b) के अनुसार सूचना देने से इनकार कर दिया या सूचना की पहुंच तक के लिए इनकार कर दिया, और ये इनकार करना उसकी एक आदतन प्रवृत्ति में भी हो या ना भी हो, अगर इनकार किया है तो इस मामले पर भी उसका अपील का राइट नहीं बनता शिकायतकर्ता का, क्योंकि उसके पास कोई विनिश्चय नहीं है। अब जब विनिश्चय ही नहीं है उसके पास, जी, ऐसी स्थिति में आयोग को चाहिए कि उसके अधिकार जो वंचित किया है उसने, उसके अधिकार को दिलाया जाए और जो जानकारी मांगी जा रही है उसको दिया जाए। जी सर, मैं इस बात से सहमत हूं आपके कि उसको जी हाँ, इसी तरीके से 18(1)(3) सर, 18(1)(3) भी यही बोलता है कि अब उसने एप्लीकेशन तो ले लिया लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। अब जवाब ही नहीं देगा तो हम किस आदेश पर उसको अपील करेंगे? अपील का तो अर्थ ही है कि हम किसी आदेश से दुखी हों, व्यथित हों, तो उसके विरुद्ध हम अच्छा आदेश लेने के लिए अपील जाते हैं। अब उसने तो हमें जानकारी दी ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया 18(1)(c) में, तो भी हमें अधिकार मिलता है कि हमारा अधिकार जो है सूचना का वो हमें मिलना चाहिए। इसी तरीके से 18(1)(d) है, जो फीस की रकम है, फीस की रकम का डिटेल वो बता ही नहीं रहा है। वो ये बोल रहा है कि आप 5,000 जमा करा दो, 2,000 जमा करा दो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि क्यों जमा कराना है, किस चीज के लिए जमा कराना है। तो इस पे तो हम शिकायत ही करेंगे ना सर, इस पे अपील थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है, नहीं देना, डिनाई करना भी तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत शिकायत का आधार बनता है। लेकिन इसमें देश भर में कई सारे मामले आते हैं जहां पर किसी से भी कुछ भी रकम मनमाने तरीके से मांग ली जाती है, इस उद्देश्य करते हैं कि रकम का कोई आधार नहीं होता है। जी, लमसम अमाउंट राउंड फिगर में 10,000 20,000 ऐसी मांग की जा रही है, देखने में आता है। तो ये तो गलतियां हो रही है। अभी हाल ही में परसों, में बीच में रोकना चाहूंगा, परसों मुझसे 8,000 रुपए की मांग की गई है बिना पृष्ठ संख्या बताए। नहीं, तो उस आदत है कि ज्यादा राशि की मांग करो तो ये लेने नहीं आएंगे, और जबकि हमारे होते हैं, जितनी कार्यशाला होती है हमारा स्पष्ट निर्देश रहता है कि आप आवेदन पढ़िए, आप जो जानकारी आपके पास है उसकी पृष्ठ संख्या गिनिए, और साइज है, साइज का भी दिया हुआ है, और इतने पेज की जानकारी के लिए इतना रुपया शुल्क जमा कीजिए, ऐसा स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। बार बार हमारी जो कार्यशाला हुआ करती थी सब में हमने जन सूचना अधिकारियों को ये सब निर्देश दिया हुआ था। उसके बाद भी ये गलतियां हो रही है, आप जो कह रहे हैं वो ऐसी गलतियां देखने में आ रही है। तो सर इन परिस्थितियों में भी आयोग अगर हमसे ये अपेक्षा करें, जो चीजें मेंशन है, जो एक्ट की परिभाषा में बराबर उल्लेख किया हुआ, इतनी बातें उल्लेख अपील में नहीं किया हुआ है, तो अगर ये सारी चीजें उल्लेखित है, उसके बाद भी अगर शिकायतकर्ता को ये बोला जाता है कि आप पहले प्रथम अपील कीजिए और उसके बाद आप हमारे पास आइए, तो ये क्या अनुचित नहीं होगा एक्ट की उद्देश्य और भावना के ऊपर? बिल्कुल बंसल के खिलाफ है। हमारे पास जो प्रथम अपील अधिकारी आते थे वो यही कहते थे, साहब इसने शिकायत कर दिया, इसने तो अपील नहीं किया है। तो ये है, अपील करना या शिकायत करना उसका अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते साहब उसने फर्स्ट अपील नहीं किया, सीधा आयोग में शिकायत कर दिया है। तो ये उनका गलत निर्णय होता था, गलत मंशा होती थी। हम उनको बिल्कुल स्पष्ट करते थे कि ये आवेदक का अधिकार है कि शिकायत करे कि अपील करे। आप इसलिए उसको वंचित नहीं कर सकते कि उसने अपील नहीं किया है और सीधे आयोग के पास आया है। तो वो लिखा जाता था, जो जवाब आता था उसमें कि इसकी सुनवाई ना की जाए क्योंकि ये फर्स्ट अपील नहीं किया है। तो ऐसे प्रकरणों में हम स्पष्ट निर्देश देते थे कि ये आवेदक का अधिकार है, आप केवल इस लिए कि प्रथम अपील नहीं किया है उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ऐसा हमने निर्णय दिया है। जी, इसी तरफ आपका फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, सेक्शन 18(1)(f) पर। 18(1)(f) जी, 18(1)(f) जो है हमें ये बताता है कि जो भी सूचना की पहुंच तक के लिए इस अधिनियम के तहत जो भी रिकॉर्ड्स जो हैं
उस तक पहुंच हमारे को करवाना चाहिए था, वो नहीं करवाते हैं। या फिर ऐसे कोई मैटर्स जो हैं जो इससे संबंधित हो रिक्वेस्ट से, ऐसे मामलों की भी शिकायत की जानी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सर, आप छत्तीसगढ़ में इतने समय से थे, आपने देखा है कि कोई भी प्राधिकरण धारा 4 का पालना नहीं कर रहा है, धारा 5 की प्रॉपर पालना नहीं कर रहा है। तो इन सब मामलों पर जब शिकायतें होती हैं तो उसकी पालना कैसे करवाएगा आयोग? इस पर किस तरीके के निर्णय लिए जाते रहे हैं? निर्णय अभी तक ये है कि ये इन शिकायतों के आधार पे जो हमारे वार्षिक प्रतिवेदन होता है, हम शासन को बार बार लिखा करते थे कि अभी तक आपके कई जो लोक प्राधिकारी है वहां ये धारा 8 का पालन नहीं किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से वार्षिक प्रतिवेदन 2019 देखेंगे तो उसमें भी मुख्य सूचना आयुक्त ने बार बार इसको, और जितने जगह हम लोग कार्यशाला में जाते थे उसका यही कहते थे कि आप जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है धारा 4 के अंतर्गत उसको डाल दीजिए, तो बहुत सारे आवेदन ऐसे ही आना कम हो जाएंगे कि जो जानकारी आपके साइट में उपलब्ध रहेगी तो आवेदक कैसे ही आपको आवेदन नहीं करेगा। लेकिन आपकी गलतियों के कारण इतने आवेदक जो हैं वो आवेदन करना पड़ता है और उनको जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये निष्पष्ट निर्देश है और राज्य शासन को भी इसके बारे में लिखा गया है, जीएडी के द्वारा भी निर्देश दिया गया है इसमें कि भाई ये आयोग द्वारा बार बार ये आपके खिलाफ शिकायत की जा रही है और उसका पालन किया जाना चाहिए, ऐसा आया है। तो सर धारा 4 और 5 की पालना ना कराने के लिए हम जिम्मेदार किसको मानेंगे, पीआईओ को कि लोक प्राधिकारी को? लोक प्राधिकारी को। और लोक प्राधिकारी का अर्थ हम क्या मानेंगे, जो उस प्राधिकरण का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको? जी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही हम लोक प्राधिकारी मानेंगे सर? जी जी, लोक प्राधिकारी हम उसी को मानेंगे जो विभाग का विभागाध्यक्ष। तो सर जैसे कि सूचना के अधिकार अधिनियम सेक्शन 18(1) की शुरुआत में लिखा हुआ है कि शिकायत एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप एक बार वर्ड पे ध्यान दें 18(1) के, कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, 18(1) जी जी, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति। तो क्या इसके लिए उसका आवेदक होना जरूरी है, किसी भी तरीके से सूचना का उपयोग किया जाना, कि वो ये देख रहा है कि किसी प्राधिकरण में नियमों का पालन नहीं हो रहा, वो सीधे भी शिकायत कर सकता है आपको? हाँ, व्यक्ति उसमें लिखा है ना, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अधिकार है ये। तो इसके लिए उसका एप्लीकेंट होना जरूरी नहीं हुआ फिर? नहीं तो सीधे शिकायत करेगा तो एप्लीकेंट ही तो कहलाएगा ना। नहीं, एप्लीकेंट मींस सर मतलब यूजर, आरटीआई यूजर, जो सेक्शन 6(1) में हम यूज करता है कोई। आयोग तो मिले हुए रहते हैं सर, प्लीज सर सपोर्ट करें सभी मिलके। आयोग तो मिले हुए रहते हैं और नहीं ये गलत बात है देश को जो। सर हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें जो चीजें हैं हमको आपसी विचारों को लेके जाना है और उसको सुधार करना है, सुधार की भावना रखना है, हमें किसी विवादित स्थिति को जन्म नहीं देना है। बिल्कुल, सभी सूचना युक्त जो मिले नहीं होते हैं। बाकी आपकी बात सही भी है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। राहुल जैसे भी हैं, सर जैसे, फवाद जैसे भी हैं, तो ऐसे सभी आदमी नहीं आ रहे हैं हमारे संगठन में, आके हमें सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी भावना देश के लिए जुड़ी हुई है और सब हम देश के लिए ही हैं सर। तो ठीक है, अच्छे बुरे सभी तरीके के लोग होते हैं, सब में होते हैं। जी सर। देवेंद्र जी, सर मैं जी सर 18(1) में प्रावधानित है कि अधिनियम में सूचना आयोग का कर्तव्य बताया गया है कि आयोग किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करेगा और जांच करेगा। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर व्यापक हो गया है, जिसकी धारा 6 की टिप्पणी के तहत व्याख्या की गई है, ऐसा इसमें स्पष्ट टिप्पणी में लिखा हुआ है। सूचना आयोग तो जो है गरीब मजदूर लोगों को जो करते हैं और ये लोग उनको अपमानित करते हैं। आप बोलने दीजिए, ये गलत बात है। ये देश को गुमराह नहीं होने दूंगा, मैं देश को गुमराह नहीं होने दूंगा। सूचना आयुक्त मैक्सिमम लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं, अनपढ़, गरीब और बेसहारा लोगों का। पहले मुझे म्यूट कर दिए, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। सूचना आयुक्त लगातार इस अधिनियम की दुर्दशा के लिए सूचना आयुक्त जिम्मेदार है। भाई साहब, आप जिम्मेदार हो इस चीज के लिए,
समझ रहे हो? आप सीखना भी नहीं चाहते हो, करना भी नहीं चाहते हो। अग्रवाल जी मतलब कि मुद्दे से ना भटकाइए। यहाँ पर सुनिए, इस तरीके से सुनिए, आप लोग इसको कार्यक्रम में हम लोगों को विवाद से बचना चाहिए। अरे यार, हमने विवाद नहीं करना है, हमने सीखना है। हम तो सीख अनिल जी, ये बात उचित नहीं है। हमारे मेहमान हैं पवार जी, और वो हमें सहयोग करने की भावना से हमारे साथ आए हैं, और वो हमें अपनी समझ के हिसाब से जो उनके पास उचित जानकारी है वो हमें दे रहे हैं। और अग्रवाल जी, अनिल जी को मैंने मंच में हमें सुनिए, अग्रवाल जी को मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि भले ही वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, लेकिन कहने का तरीका तो गलत ही है। बिल्कुल गलत है उनका तरीका, और हमें ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करना है। जैसे ग्रुप में डेकोरम या मतलब रूल्स को मेंटेन नहीं कर सकते और हम बात करेंगे बड़ी बड़ी, वो बेकार की बात है। जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो सर, जैसे हम एनी पर्सन की बात कर रहे हैं, पवार जी प्लीज अनम्यूट करें सर। पवार जी को आपको अलाउ करना पड़ेगा अनम्यूट करने के लिए, क्योंकि मैंने इनको सबको अलाउ नहीं किया है। अभी कोई बोल नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि इसको अपन अखाड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे साथ बहुत सारे फॉर्मर एसआईसीज और एसआईसीज जुड़ते रहे हैं, और जुड़ के हम लोगों को अपनी समझ और जानकारी का लाभ देते रहे हैं। इस तरीके से हम उनको इस तरीके की बातें ना रखें तो अच्छा रहेगा। हमें उनका सम्मान करना है और उनसे समझ लेना है। देखिए देवेंद्र जी, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने सबको म्यूट कर दिया है, और वो कोई अलाउ नहीं है बोलने के लिए फिलहाल। और अपन पहले इसको निर्णय ले लें कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो किसी को सुनना नहीं चाहते हैं और सिर्फ बिल्कुल अपनी उनके बात साथ रखना चाहते हैं, विनोद जी ने उन्हें रिमूव कर दिया है। बोलना चाहते हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि ये फोरम उसके लिए नहीं है, तो इसको थोड़ा सा लोग ध्यान रखें, और आप भी ध्यान रखें। ऐसे लोगों को आप तत्काल रिक्वेस्ट करें कि वो इस तरह से यहाँ पे आक्षेप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कोई रिपब्लिक टीवी या इस तरह से और वो सब नहीं है कि यहाँ पे बॉक्सिंग चलेगी। ये सब अपना एक छोटा सा फोरम है, जिसमें अपन बहुत ही संयमित ढंग से और बड़ी वैसी बात करेंगे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। जिनको आपत्ति है उनके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, ग्राउंड पे आ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन में हम उनका साथ देंगे, लेकिन सब कुछ सारा आंदोलन इस जूम मीटिंग में नहीं होगा 1 घंटे 2 घंटे की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, प्रोसीड करिए। देवेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर जी, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस आयोग के एक पक्ष हैं और हम लोग दूसरे पक्ष हैं, या इसको बार और बेंच ऐसा मान सकते हैं? नहीं सर, आयोग हम दोनों पक्षों के लिए है, सबका निराकरण करने के लिए सर आयोग। हम आपका भी उद्देश्य वही है, हमारा भी उद्देश्य है कि कानून में जो भ्रांतियां हैं, जो हमारे पास व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है, उन सबको हल करने के लिए आप और हम मिलकर ये चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और जो भी करते हैं वो नहीं है। और आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और इतने एक्सपर्ट लोग हैं, इतना अनुभवी लोग हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे सर कुछ लोग आ जाते हैं सर, हर किसी पर रोक नहीं लगाया जा सकता, आप समझ सकते हैं बातों को। नहीं, ये ओपन मंच है। जी देवेंद्र जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बात से व्यथित नहीं होंगे, क्योंकि आप समझते होंगे प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कई बार। तो ऐसे साथियों को नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा होते रहता है। हम तो आयोग में देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, टेबल ठोक के बात। लेकिन सर कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर है लोगों के मन में पीड़ा है कि वो हम एक अशिक्षित है, गरीब है, ना समझ लोग हैं, जिनको सहायता की जरूरत होती है आयोग से, और आयोग उनकी तकलीफों को बहुत ही सावधानी से देखे कि उनको कहीं तकलीफ ना हो। ये भी कर्तव्य होना चाहिए आयोग का, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हैं वो तनख्वाह में आते हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, वो शिक्षित हैं और वो अपडेट है समय के साथ इस नियम अधिनियम को समझने के लिए प्रशिक्षण लेकर। लेकिन एक आम आदमी ऐसा नहीं है सर।
तो उनके साथ नहीं, यदि थोड़ी सी उनके आयोग साथ की जो है मनोभावना वैसी रहनी चाहिए कि उनको जानकारी मिल जाए जो आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो जितने जगह जाता हूँ, जितने भी प्रशिक्षण में गया हूँ, मैंने यही कहा कि आप ये समझ लीजिए कि आपका घर का व्यक्ति है, वो यदि आवेदन लगाता है और उसको धक्के खाने पड़ते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका अनुभव क्या बोलता है, आप कैसे महसूस करते हैं। और मैं 5 साल के कार्यकाल में ये रहा है, वो अनिल जी जो आए थे उनसे भी पूछ सकते हैं, वो लगातार आते रहते थे। लेकिन हमारे पास कोई गरीब है, अमीर है, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, हमारे पास आवेदक है और हमारे पास सेकंड अपील तक आया है, मतलब वो प्रताड़ित हुआ है तभी आया है। हम इस बात को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते थे बिल्कुल। और ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहुत गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूँ। लेकिन आयोग जो है, हम आपकी समस्या का समाधान करने, आपकी जो आपके अधिकार को दिलाने के लिए बैठे हैं। और आपके प्रति जो अन्याय हुआ है, अपील कब करता है आदमी, जब उसके साथ जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी ये जो है वो जानकारी नहीं दे पाते, उनके साथ अन्याय होता है, तभी वो सेकंड अपील में आता है। एक अंबिकापुर का आदमी, एक जगदलपुर का आदमी यदि अपील कर रहा है तो उसकी व्यथा को हम समझते हैं। और इस तरह से यदि कोई आयोग के द्वारा या किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो वो गलत है, उसके विरुद्ध शिकायत की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। सर आपके सामने बस एक अंतिम प्रकरण है, एक आज मूट कोर्ट का आदेश आपको देना है, बस एक छोटा 15-20 मिनट का है, उसको आप प्लीज मैनेज करें। आज आप हमारे लिए आयोग हैं, आयोग की सीट पे बैठे हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है मूट कोर्ट से है। और आज मूट कोर्ट में हमारे जो शिकायत करता है श्री राजकुमार मिश्रा जी, जो कोरिया चिरमिरी से हैं, आप भी उन्हें जानते भी हैं, ये अपना एक प्रकरण आपके समक्ष रखना चाहेंगे। और इनके साथ में हमारे पीआईओ हैं, जो पीआईओ इनके शब्दों को जो जानकारी देने से जो मना कर रहे हैं, वो हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं डॉक्टर एनके अग्रवाल जी। और साथ में हमारे नित्यानंद मिश्रा जी जो हैं, एडवोकेट नित्यानंद मिश्रा जी जबलपुर से हैं, ये पीआईओ की भूमिका में हैं। और ये दोनों से आप अपने पक्ष को कर्ता ने गलती की है, जिस कारण से उस सूचना के अभाव में परेशान है, पीड़ित है, और कहाँ पे पीआईओ गलत कर रहे हैं, उनको जहाँ पे सुधार की भावना लानी चाहिए, उसके बारे में आप आखिरी में विवेचना देंगे सुनकर। तो हमारी शिकायत है सर आज मिश्रा जी की। राज मिश्रा जी प्लीज आप अनम्यूट करें और माननीय आयोग के समक्ष अपने शिकायतवाद को रखें। राजकुमार मिश्रा जी। राजकुमार मिश्रा जी। जी आदरणीय पवार सर, नमस्कार। हेलो। हमारी इस मीटिंग में हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर, सभी साथियों की तरफ से प्रणाम सर, स्वागत। हमारे अध्यक्ष महोदय सर आ चुके हैं और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त मोहन पवार जी जुड़े हुए हैं सर। जी पवार सर, आप लोग अपना जो बोलने हो म्यूट कर लें सर, म्यूट कर लें, तो अनम्यूट कर लें सर थोड़ा सा। और आज जो है हम सर अपने यहाँ का जो पहला वाद प्रकरण है वो ले रहे हैं, जिसमें मोहन पवार जी जो हैं आज हमारे मामले को सुनकर उसमें हमें समझ और उसकी जानकारी देंगे विश्लेषण करके। और मामला जो है राज मिश्रा जी रख रहे हैं, उनकी शिकायत है कोई। जी मिश्रा जी आप रखें अपनी शिकायत। सभी मित्रों को मेरी ओर से नमस्कार। पवार सर और राहुल सर सादर प्रणाम। जी देखिए, एक मामला है सर फिर से आपका म्यूट हो गया है। राहुल सर और मोहन पवार सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। वो वहीं से हो जाता है क्या? मैं तो वहीं से नहीं, आवाज ठीक आ रही है। ठीक। जी जी जी, ये एक मामला क्या था जी, मैं बता रहा हूँ। एक मामला क्या था, 25/10/2014 को मैंने सूचना के अधिकार पर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन से एक जानकारी मांगी थी
25/10/2014 को। जानकारी ये था कि लोक आयोग के गठन के पश्चात आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को जिन अधिकारी कर्मचारी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है उसकी सूची, जिसमें उनका नाम, पद का नाम, पदस्थापना का स्थान और राज्य सरकार द्वारा उसमें से कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है की जानकारी प्रदान करें। ये बहुत बहुत स्पष्ट जानकारी था। इसमें लोक आयोग